Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th January 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about renewable energy production in India, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy, especially from infrastructure point of view. इस आर्टिकल को समझने के पहले लेट अस ब्रीफली रिकॉल व्हाट इज इंडियाज INDC एट पेरिस क्लाइमेट डील, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। क्या है इंडिया का? तो 3 इंपॉर्टेंट INDC हैं जो इंडिया ने अनाउंस किए हैं। सबसे पहला है टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 33 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। तो जो भी हमारा ओवरऑल इमिशन पर यूनिट GDP 2005 में था उससे लगभग 33 to 35% हम कम कर देंगे बाय 2030। ये है हमारा पहला कमिटमेंट एट पेरिस क्लाइमेट डील। दूसरा कमिटमेंट है दैट वी विल इंक्रीज आवर कार्बन सिंक ऑफ अबाउट 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2। इसका सरल शब्दों में मतलब ये है कि हम इतना एक्स्ट्रा फॉरेस्ट लगाएंगे ताकि वो कम से कम 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर सके, सिक्वेस्टरेट कर सके। और तीसरा कमिटमेंट है दैट जितना भी हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होगा उसका 40% एनर्जी प्रोडक्शन विल बी डन फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज। दूसरे शब्दों में कहें तो जितना भी हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होगा उसका 40% एनर्जी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर इंडिया का प्रोग्रेस देखें इन दीज 3 कमिटमेंट्स तो हमें पता चलेगा कि जो पहला और दूसरा कमिटमेंट है इस डायरेक्शन में हमारा जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एक डाटा भी रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इमिशन इंटेंसिटी को लेकर के हमारा कमिटमेंट है उसका लगभग 60 to 70% कमिटमेंट हमने अभी ही बाय 2020 ही पूरा कर लिया है। तो ये पहला और दूसरा टारगेट हम आराम से अचीव कर लेंगे। लेकिन जो तीसरा टारगेट है रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन दैट इज़ गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर इंडिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा जो प्रोग्रेस है दैट इज़ क्वाइट स्लो। तो जरा समझते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा क्या टारगेट है और हम कितना अभी तक हमने प्रोग्रेस अचीव किया है। तो देखिए बाय 2030 इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमारा ओवरऑल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगी 800 गीगावाट, और हमने कमिट किया है कि इसका 40% हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे। तो 800 गीगावाट का 40% होता है समवेयर क्लोज टू 320 गीगावाट। इतना एनर्जी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा हमारा कमिटमेंट है एट पेरिस क्लाइमेट डील बाय 2030। लेकिन अभी तक हमने कितना प्रोड्यूस करना शुरू किया है, अभी तक हम कितनी हमारी प्रोडक्शन है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अगर हम देखेंगे तो दैट इज़ क्वाइट लो, दैट इज़ समवेयर क्लोज टू 110 गीगावाट ओनली। यानी कि अभी हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका लगभग 3 गुना ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से एनर्जी या पावर बाय 2030। अगर उसमें भी हम बात करें तो देखें तो विंड एनर्जी से हम अभी 38 गीगावाट प्रोड्यूस करते हैं, सोलर एनर्जी से अभी हम 36 गीगावाट प्रोड्यूस करते हैं। जबकि आपको पता होगा कि नेशनल सोलर मिशन में हमारा टारगेट था कि बाय 2020 इटसेल्फ हम 100 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और वो टारगेट हम बुरी तरह से मिस कर चुके हैं। बायोमास से हम 10 गीगावाट प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल हाइड्रो से 4 गीगावाट एंड वेस्ट टू पावर से लगभग 17 गीगावाट प्रोड्यूस करते हैं हम। ये भी आप याद रखना कि सबसे ज़्यादा अभी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जो सेक्टर है वो है विंड एनर्जी, या सोर्स है वो है विंड एनर्जी, उसके बाद है सोलर। लेकिन दोनों में काफ़ी मार्जिनल डिफरेंस है। अगर ये चेंज हो जाएगा तो उसका भी हम ध्यान देंगे। अगर ये सोलर अगर विंड से आगे निकल जाएगा, जो हाल फिलहाल में वो निकलेगा ही, तो फिर मैं इसको न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करूँगा। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि आखिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हमारा क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है एट ए फास्टर रेट। सो इसके 3 इंपॉर्टेंट कारण है। पहला कारण है हाई इनिशियल कॉस्ट। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जो सेटअप होता है, इनिशियल सेटअप हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है। और देखिए फॉर एग्जांपल कोल बेस्ड पावर प्लांट अगर हम सेटअप कर रहे हैं तो उसमें 4 करोड़ का खर्च है
पर मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब अगर 100 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, अगर 100 मेगावाट की एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है थ्रू कोल सेक्टर, तो उसका खर्च आएगा 400 करोड़। जबकि वही अगर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करनी है तो पर मेगावाट कॉस्ट है 18 करोड़ पर मेगावाट। सो अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसका इनिशियल कॉस्ट होगा 1800 करोड़। तो इतना डिफरेंस है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 100 मेगावाट फ्रॉम कोल 400 करोड़, 100 मेगावाट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वेस्टमेंट विल बी 1800 करोड़। दूसरा एनवायरमेंटल कंसर्न। देखिए ये जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं फॉर पावर जनरेशन, वो भी पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो नहीं होते हैं, उनमें भी कुछ इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, खासकर जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब हम डैम बनाते हैं तो बहुत सारे आसपास के लैंड सबमर्ज हो जाते हैं और बहुत सारे एरियाज़ में फ्लड आने के भी चांसेस रहते हैं जब वो डैम कभी कभार टूट जाता है या उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो उसके अलावा जो हम विंड टर्बाइंस लगाते हैं उसके कारण से भी बहुत सारा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, एंड एट द सेम टाइम इट किल्स अ लॉट ऑफ बर्ड्स। और इस कारण से भी बहुत सारे इन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे जो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करने में भी कई सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं, और इस कारण से भी ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ग्रोथ थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। उसके अलावा जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे बैंक्स या फिर बॉन्ड मार्केट, वो रिन्यूएबल एनर्जी को आसानी से पैसा नहीं देता है, क्योंकि उनको भी पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में पैसा ज़्यादा लगेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलेगा, शॉर्ट टर्म में रिन्यूएबल एनर्जी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं। आपको अभी आपने देख लिया कि रिन्यूएबल एनर्जी का इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोल बेस्ड या एनी अदर ट्रेडिशनल बेस्ड ऑफ पावर जनरेशन। तो इसी कारण से जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर है, जैसे बैंक्स या बॉन्ड मार्केट, वो रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स को जल्दी अप्रूव नहीं करते हैं, उसको जल्दी फाइनेंस नहीं करते हैं। और इसी कारण से जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं या बाकी इस तरह के जो भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वो उनको ईजिली फाइनेंस मिल जाता है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स गेट क्राउडेड आउट। तो ये सब कुछ कारण है जिस कारण से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हमारे देश में बहुत अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पा रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from national segment. It is about emergency approval to vaccines in India, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially sub segment health. सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं। तो हमारे देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन्स को अप्रूवल दे दिया है फॉर ह्यूमन यूज। वो हैं कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। ये जो कोविशील्ड है इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका कंपनी ने मिल करके। तो दीज आर द 2 ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफ कोर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका ड्रग मैन्युफैक्चरर एंड R&D की कंपनी, इन दोनों ने मिल करके ये कोविशील्ड वैक्सीन डेवलप किया है, और इसको लार्ज स्केल पे, कॉमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस करेगा हमारे देश के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए एस्ट्राजेनेका ने तो R&D करके ये वैक्सीन का केमिकल कंपोजिशन बना दिया कि इस तरीके से ये वायरस को रोका जा सकता है, लेकिन इनके पास कैपेसिटी नहीं है इतने करोड़ों में के अमाउंट में बनाने का। और इस कारण से हमारे देश की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसके साथ एस्ट्राजेनेका ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेगी इस वैक्सीन का, कोविशील्ड का। और सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि आने वाले 10-12 दिनों में ये अब ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन हमारे देश में मिलना शुरू हो जाएगी, और इसको अप्रूवल अब मिल गया फॉर ह्यूमन यूज। जो दूसरा वैक्सीन जिसको ह्यूमन यूज का अप्रूवल मिला है उसका नाम है कोवैक्सीन, और ये जो कोवैक्सीन है ये इंडिया की कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया। सो इट इज़ कम्प्लीटली इंडिजिनस कोवैक्सीन। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए ये जो कोविशील्ड है इसका तीनों फेज, ह्यूमन ट्रायल का तीनों फेज सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा चुका है और उसकी इफिकेसी टेस्ट हो चुकी है। मतलब इस ह्यूमन ट्रायल के तीनों फेज सक्सेसफुली कंडक्ट किए जा चुके हैं, और इसका यूके के अंदर ऑलरेडी इमरजेंसी यूज हो रहा है। इमरजेंसी अप्रूवल जो इंडिया ने अभी दिया है वो यूके ने ऑलरेडी दे दिया है, और इस वैक्सीन को ऑलरेडी यूके में वहाँ के सिटीजन्स को दिया जा रहा है। जबकि ये कोवैक्सीन ऑफकोर्स ये इंडिया की कंपनी है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी ह्यूमन यूज हुआ है नहीं, और इसका जो 3rd फेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल है उसके अभी तक इफिकेसी डाटा या इफिकेसी टेस्ट
पास नहीं हुए हैं। सो दिस इज कंसर्न विथ दिस इंडियन वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन। और यही कारण है कि कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया गया है। मतलब मेनली इसी का इस्तेमाल किया जाएगा वैक्सीनेशन ड्राइव में। जब आने वाले 7-8-10 दिनों में ये वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा इंडिया के अंदर, तो कोविशील्ड वैक्सीन ही दी जाएगी जो एस्ट्राजेनेका ने बनाया और इंडिया के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ये जो कोवैक्सीन है, जो इंडिया की वैक्सीन है, इसको दिया गया है रिस्ट्रिक्टेड यूज अप्रूवल। सो ध्यान दें, कोविशील्ड का है इमरजेंसी यूज अप्रूवल, मतलब इसको वैक्सीन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। कोवैक्सीन का है रिस्ट्रिक्टेड यूज अप्रूवल, मतलब इट विल बी यूज्ड एज अ बैकअप प्लान, मतलब इट विल बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ सर्ज इन कोविड इन्फेक्शन। तो मान लीजिए भारत सरकार ने यह कहा है कि अगर आने वाले टाइम में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन वापस से बढ़ने लगता है एट ए फास्टर रेट, तो उस केस में हम लोग कोवैक्सीन का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अदरवाइज सिर्फ कोविशील्ड का इस्तेमाल होता रहेगा। The next article is taken from Science and Technology segment. It talks about draft Science and Technology policy. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. So सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो हमारे देश की सरकार ने 5th ड्राफ्ट नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी STIP को फाइनलाइज कर दिया है फॉर पब्लिक रिव्यू। तो सरल शब्दों में कहें तो हमारे देश की सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है और अब ये जो 5th साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी हमारे देश की, उसको भारत सरकार ने पब्लिक डोमेन में रखा है फॉर कंसल्टेशन, फॉर सजेशंस। तो आपको बस ये याद रखना है कि अभी तक हमारे देश में 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑलरेडी अपनाई गई हैं टाइम टू टाइम, और ये 5वां साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी अपनाया जा रहा है जिसका नाम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। जो पहली साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी अपनाई गई थी वो थी 1958 में, उसका नाम था साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। फिर 1983 में दूसरी जिसका नाम था टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। फिर 2003 में जिसका नाम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, और 2013 में उसका भी नाम था साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी STIP। और फिर अब 2021 में अडॉप्ट किया जा रहा है 5th साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। अब ये जो ड्राफ्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, इसको बनाया है मिल करके ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिल करके। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डोस्ट दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट और द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के जॉइंट कोलैबोरेशन से ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी बनाई गई है। अब जरा सा ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के बारे में भी समझ लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मैंने आपको बता ही दिया, एक डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जरा समझते हैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के बारे में। ये जो ऑफिस है इसको बनाया गया था 1999 में, और पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हमारे देश के बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और वो रहे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र फ्रॉम 1999 टू 2001। उसके बाद उनको सक्सीड किया R चिदम्बरम साहब ने एज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, और वो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र रहे फ्रॉम 2001 टू 2018, और फिर 2018 में उनको रिप्लेस किया है एज अ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र प्रोफेसर K विजय राघवन, और प्रोफेसर K विजय राघवन साहब हैं अभी के करंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। ये नाम आपको याद रखना है फ्रॉम PT एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। The next article is taken from economy segment. It is about lithium ion batteries, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So lithium ion batteries के बारे में ज़रा समझ लेते हैं। They are rechargeable batteries, और rechargeable होने का मतलब है कि they are having intercalated system। देखिए rechargeable batteries होते क्या हैं। रिचार्जेबल बैटरीज में होता क्या है कि आपने एक बार उसका इस्तेमाल कर लिया। किसी भी बैटरी में तो आपको पता ही है कि 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और दूसरे इलेक्ट्रोड्स पे जाके वो चिपक जाते हैं। तो जो नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बस वन डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन में होता है। लेकिन जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उसमें क्या होता है कि जब हम बैटरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन फिर जब आप उसको पावर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से पावर कनेक्ट कर देते हैं, तो अपोजिट
डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है और वापस से ये हमारे इलेक्ट्रोड्स रिचार्ज हो जाते हैं। सो दिस वे रिचार्जेबल बैटरीज वर्क। और लिथियम आयन बैटरीज आर नोन फॉर एक्टिंग एज ए रिचार्जेबल बैटरीज। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों इलेक्ट्रोड के, वो दोनों डायरेक्शंस में फ्लो कर सकते हैं। जब हम नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, जब पावर लगा देते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और वैसे सिस्टम को कहते हैं इंटरकैलेटेड, मतलब दोनों डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। इट कैन डू बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब लिथियम आयन बैटरीज का जरा देखते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ऑफ कोर्स इट इज़ यूज्ड इन लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल होता है। इनको हम चार्ज करते हैं, फिर इनका इस्तेमाल करते हैं। जब ये डिस्चार्ज होता है फिर इनको रिचार्ज करते हैं, फिर इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से लिथियम आयन बैटरीज का यूजेज इन सारे इक्विपमेंट्स में होता है। अब लिथियम आयन बैटरीज की प्रोडक्शन को अगर देखें तो उसमें पूरे दुनिया भर में चाइना का डोमिनेशन है। पूरे दुनिया भर का लगभग 75% लिथियम आयन बैटरी अकेला चाइना के अंदर बनता है। तो इसमें चाइना की एक तरह से हेजेमनी है, डोमिनेंस है इन द लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग। और इंडिया के पास कोई ऑप्शन है नहीं, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इंपोर्ट्स लिथियम आयन बैटरीज फ्रॉम चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। यही 3 मेन कंट्रीज हैं दुनिया भर में जो लिथियम आयन बनाती हैं, उसमें भी चाइना का डोमिनेंस है। और इंडिया के अंदर लिथियम आयन बैटरी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हम बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स को असेंबल करते हैं, लैपटॉप्स को असेंबल करते हैं, और अब हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेगमेंट में भी इंटर कर रहे हैं। और अगर अभी तक देखें तो इंडिया का ओवरऑल लिथियम आयन बैटरी का इंपोर्ट 4 गुना बढ़ा है पिछले 4 सालों में। डाटा देखिए, याद करने की जरूरत नहीं इतना सारा, बट फिर भी एक बार डाटा देखिए। 175 मिलियन हमने लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट किया था 2016 में, और अब वो बढ़ के हो गया 450 मिलियन इन 2019। हमारा इंपोर्ट का कॉस्ट था 2600 करोड़ इन 2016 ऑफ लिथियम आयन बैटरी, वो बढ़ के हो गया 6500 करोड़ इन 2019। तो लगातार इस डाटा से ये पता चल रहा है कि हम लिथियम आयन बैटरी की डिमांड हमारे देश में बढ़ती जा रही है। इस कारण से हमारा इंपोर्ट बिल रिगार्डिंग लिथियम आयन बैटरी भी बढ़ता जा रहा है। और आने वाले टाइम में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इंडिया में और ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा तो लिथियम आयन बैटरी की रिक्वायरमेंट और भी बढ़ेगी। और यही कारण है कि इंडिया अब अपना इंपोर्ट पे डिपेंडेंस ऑफ लिथियम आयन को कम कर रहा है, लिथियम आयन बैटरी को कम कर रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने खुद के देश में लिथियम बैटरी बनाएं, और इसके लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। पहला इनिशिएटिव है, उसका नाम है नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज। ये नाम आप याद कर लेना और इसको आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंपल सा पर्पस है टू प्रमोट लोकलाइज प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंडिया के अलग अलग कोनों में छोटा छोटा हम लोग क्लस्टर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस मिशन, जिसमें हम लोग लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन करेंगे। अब इस मिशन में देखो कुछ खास काम हुआ नहीं है, खाली नाम देकर के छोड़ दिया गया है, कोई खास काम इस डायरेक्शन में हुआ नहीं है। लेकिन दूसरा जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी हैव स्टार्टेड टू इम्पोर्ट रॉ लिथियम। पहले हम क्या करते थे, लिथियम आयन बैटरीज खरीदते थे चाइना से। अब हमने लिथियम खरीदना शुरू कर दिया है अलग अलग देशों से, उन देशों में जहाँ पे लिथियम का रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है। तो दुनिया में 3 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे लिथियम रिजर्व सबसे ज़्यादा है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। और इन तीनों कंट्री को हम लोग लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज नाम से भी जानते हैं। अर्जेंटीना और बोलीविया के पास सबसे ज़्यादा है, लगभग 9 मिलियन टन्स का लिथियम रिजर्व है। उसके बाद चिली में उससे रिलेटिवली थोड़ा कम है, इसमें 7.5 मिलियन टन्स का रिजर्व है लिथियम का। ये 3 कंट्री लिथियम ट्रायंगल नाम से जाने जाते हैं। और इन कंट्री में रिजर्व तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये प्रोडक्शन बहुत कम करते हैं, अभी तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन कम है। और इंडिया ने इनके साथ अग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया है। पिछले साल 2019 में हमने बोलीविया और अर्जेंटीना के साथ ऑलरेडी एक अग्रीमेंट साइन कर लिया है टू इंपोर्ट रॉ लिथियम, और चिली के साथ हमारी बात चल रही है। तो रॉ लिथियम इंपोर्ट करने के बाद अब हम खुद लिथियम को रिफाइन करेंगे, और इसके लिए हमें भारत सरकार ने हाल फिलहाल में इंडिया का पहला लिथियम रिफाइनरी भी सेटअप किया है गुजरात के अंदर। और लिथियम रिफाइन करने के बाद अब हम खुद लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। दैट इज़ आवर टारगेट। और यही कारण है कि हमने इन सारे कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। और लिथियम आयन बैटरीज का हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़े, इसके लिए हमने लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी
PLI स्कीम में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत कवर किया है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम तो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी इन माय न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 29 जुलाई 2020। एक बार आप उसको जाकर के देख लेना। यहाँ पे रिवाइज करा देता हूं मैं। देखिए, हमारे देश की सरकार ने 10 ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जिसके अंदर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाना है। और इन 10 सेक्टर में कैसे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, उसके लिए भारत सरकार ने एक सब्सिडी अनाउंस किया है कि जो भी कंपनी इस फील्ड में, इन 10 सेक्टर में वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी बाय अ सर्टेन परसेंटेज, तो उस कंपनी को भारत सरकार सब्सिडी देगी। और वो 10 सेक्टर हैं, यहाँ पे मैंने नाम भी दे रखा है, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इस तरीके से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इन सब सेक्टर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए भारत सरकार ने 40,000 करोड़ का सब्सिडी अनाउंस किया आने वाले 5 सालों तक के लिए। मतलब अगर जो भी कंपनी इस सेक्टर में जो भी बना रही थी, मोबाइल, लैपटॉप जो भी बना रही थी, अगर उससे ज़्यादा बनाएगी तो उस पर भारत सरकार इंसेंटिव देगी। ये वैसे ही बात होगी कि मान लीजिए आप 100 गाड़ियाँ बनाते हैं, तो वो तो आपने 2020 में आपका बेस, आपने 100 गाड़ियाँ बनाई। अगर आपने उससे ज़्यादा बनाया, 20 गाड़ियाँ और बनाई, 120 गाड़ियाँ बनाई, तो एक्स्ट्रा 20 गाड़ियों के लिए भारत सरकार आपको सब्सिडी देगी। वो मार्केट में तो बिकेगा ही बिकेगा, प्लस कुछ पैसा आपको भारत सरकार की तरफ से मिलेगा अंडर परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये 10 के 10 सेक्टर के नाम आप याद कर लेना, ये इस साल के पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको PLI स्कीम याद नहीं आ रहा है तो आप 29 जुलाई 2020 का इकोनॉमिक सेगमेंट जाकर के देख सकते हैं फॉर PLI स्कीम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। और ये लिथियम आयन बैटरी सेगमेंट को भी इस PLI स्कीम में इंक्लूड किया गया है। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पर हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Assam segment. It is about Pragyan Bharati scheme. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. So क्या है प्रज्ञान भारती स्कीम? देखिए, जून 2020 में यानी कि पिछले साल असम सरकार ने अनाउंस किया था असम इनिशिएटिव्स अंडर प्रज्ञान भारती स्कीम. उसमें असम सरकार ने कहा था कि इट विल गिफ्ट नियरली 22,000 गर्ल स्टूडेंट्स हु विल स्कोर 60% और हु स्कोर 60% मार्क्स और अबोव इन दिस ईयर्स हायर सेकेंडरी एग्जाम विथ स्कूटर ईच. तो सारी गर्ल स्टूडेंट्स जिन्होंने 60% से ज़्यादा स्कोर किया है इन हायर सेकेंडरी, उनको एक एक स्कूटर गिफ्ट करेगी असम सरकार. ये प्रॉमिस किया गया था अंडर प्रज्ञान भारती स्कीम. और इसके अलावा ये भी प्रॉमिस किया गया था कि फ्री टेक्स्ट बुक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स अप टू HS लेवल. तो पहला प्रॉमिस तो असम सरकार ने अगस्त में ही फुलफिल करना शुरू कर दिया था. करंट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू द दिस प्रॉमिस रिगार्डिंग स्कूटर कि गर्ल्स कैंडिडेट को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कूटर दिया जाएगा. और ये न्यूज है कि असम के अंदर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अब गर्ल्स कैंडिडेट्स को स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट कराना शुरू करा दिया असम सरकार ने अंडर प्रज्ञान भारती स्कीम. The next article is again taken from Assam segment. It is about Srimant Shankar Dey Award of 2020. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. Current news देखते हैं. तो Assamese scholar Baba Prasad Chaliha has been conferred with श्रीमंत शंकर देव अवार्ड ऑफ 2020. इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है जरा देखिए. एक साइटेशन दिया जाता है, उसके अलावा शराय अंग वस्त्र एंड अ गोल्ड मोमेंटो एंड ए चेक ऑफ ₹5 lakhs. Baba Prasad Chaliha is a retired head of the Department of the Assamese in Guwahati University in 1999. In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 307 to 309. Topic number 307 is about Nobel Prize in Chemistry in 2020. Emmanuel Carpentier of France and Jennifer Doudna of US won Nobel Chemistry Prize for gene editing technique in 2012. तो 2012 में इन्होंने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की थी और उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ इस साल 2020 में दिया गया है. जीन एडिटिंग टेक्निक है क्या, वो भी जरा समझ लेते हैं. दिस टेक्निक हेल्प्स इन ऑल्टरिंग द जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड दे डिस्कवर्ड ए स्पेशल टाइप ऑफ जीन प्रोटीन जिसका नाम है CAS9 दैट विल हेल्प इन DNA टू बी कट. तो इस तरीके से जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जब इन्होंने एक नया प्रोटीन ढूंढ निकाला CAS9 जिसकी मदद से जीन्स DNA को काटा जा सकता है. दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज CRISPR टेक्नोलॉजी. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 307. Topic number 309 is about natural gas producing regions of India. This is topic number 308. So some important natural gas producing regions of India are Upper Assam,
Krishna Godavari Basin and Bombay High. These are the only important natural gas producing regions of India, or major natural gas producing regions of India. Please attempt this question that is based on topic number 308. Topic number 309 is about 66th Wildlife Week. 66th Wildlife Week was celebrated in Assam in last year. Every year Wildlife Week is celebrated in Assam in order to promote awareness regarding wildlife conservation. During 66th Wildlife Week, some important announcements were made by the Assam government. First, reserve forest addition. So there will be increase in the state forest reserve forest by about 2000 square kilometer in next few years. Upgradation to national park. Dehing Patkai Wildlife Sanctuary will be upgraded to a national park, and area of Dehing Patkai National Park will be increased by addition of Jaipur Reserve Forest to it. And third, upgradation to Wildlife Sanctuary. Pobar Reserve of Jonai Subdivision of Dhemaji District of Assam will be upgraded to Wildlife Sanctuary status. Please attempt this question that is based on topic number 309. ये question 309 टॉपिक से पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, बट स्टिल मैंने ये सवाल इसलिए दिया है बिकॉज आई बिलीव आपको भैरव कुंड रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में जानना चाहिए. सो आप इसके बारे में ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कंसल्ट सम वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन सोर्सेज और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप. दिस क्वेश्चन आई बिलीव इज इंपॉर्टेंट. आपसे पूछा जा सकता है भैरव कुंड रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है. तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. This is the answer of question number 304 to 306 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. लास्ट जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ G4? आंसर इज ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका. And which of the following statements are true about eco-sensitive zone? It can be minimum 100 meter and maximum 10 kilometer. It is correct. It is notified under Wildlife Protection Act 1972. It is wrong. It is notified under Environment Protection Act of 1986. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.